डिस्कस करते हैं आगे की चीज। तो कल हमने अल्फा डिके तक हमने कर लिया था कि हमारे पास अल्फा डिके एक प्रोसेस है जिसमें से एक हमारे पास अल्फा पार्टिकल हीलियम जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो हमारे पास एमिट होता है फ्रॉम द एनर्जेटिक और फ्रॉम द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ताकि वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना सके। तो आज हम यहाँ पर क्वेश्चन भी करेंगे और थोड़ा सा आगे की तरफ भी पढ़ेंगे। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द बीटा डिके। So beta decay. So what is the beta decay? The beta decay is known as to be the spontaneous emission, the spontaneous emission, the spontaneous emission of the electron, of the electron or positron, electron or the positron or the positron from the radioactive nucleus, from the radioactive nucleus, from the radioactive nucleus। तो हम इसको बोल देते हैं बीटा डिके। इसमें इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है, पॉजिट्रॉन भी निकल सकता है। तो होता क्या है, सबसे पहले तो हम समझते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है XAZ और हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास डिसइंटीग्रेट होता है और ये डिसइंटीग्रेट होता है इनटू स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई Y एंड A और इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 से इंक्रीज हो जाता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एमिट होता है along with a particle known as to be एंटी न्यूट्रिनो प्लस हमारे पास डिसइंटीग्रेशन एनर्जी बाहर की तरफ को निकलती है। तो समझ लेते हैं ये हमारे पास क्या, दिस इज अ पेरेंट न्यूक्लियाई, ये मेरे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये मेरे पास स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई है, ये मेरे पास स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई है, ये मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास इसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ये हमारे पास बन जाती है, वी हैव द पॉजिट्रॉन, positron I'm sorry positron नहीं है, I'm sorry not positron, anti neutrino, I'm sorry for that, my bad, this is a anti neutrino, ये हमारे पास बन जाती है एंटी न्यूट्रिनो और इसके बाद एंटी न्यूट्रिनो के बाद ये हमारे पास बन जाती है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। ये इस साल आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, ये मैं बता दूं, ये आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बट हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो जेई हो और चाहे वो हमारे पास यहाँ पर आपके नीट का एग्जामिनेशन हो, तो वहाँ पर ये पूछा जा सकता है। तो ये एंटी न्यूट्रिनो आपके लिए एक नई चीज़ है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पर हमारे पास इसको हम बोलते हैं बीटा माइनस डिके। सो दिस इज नोन एज टू बी दी बीटा माइनस डिके। और मेरे पास इसी तरीके से वी हैव XAZ, ये हमारे पास है, एंड वी हैव दी बीटा प्लस डिके, और बीटा प्लस डिके के अंदर वी हैव Y डॉटर न्यूक्लियाई। अब इसका एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा। अब इसमें से जो पार्टिकल बाहर निकलता है इट इज अ पॉजिट्रॉन, और फिर मेरे पास यहाँ पर न्यूट्रिनो और मेरे पास डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, इसको हम बीटा प्लस डिके बोल देते हैं। हमारे पास यहाँ पर अब आपके लिए एक पॉजिट्रॉन निकलता है जो कि एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मेरे पास यहाँ पर एक और पार्टिकल एमिट होता है विच इज कॉल्ड न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो हमारे मैटर के साथ कभी इंटरेक्ट नहीं करता, या कहा जाए तो बहुत सालों के बाद इंटरेक्ट कर देता है। इट इज हार्ड टू डिटेक्ट द न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो इन द बीटा डिके। तो हमारे पास बीटा डिके के अंदर एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है अलोंग विद द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, ये हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास है बीटा डिके। बीटा डिके कुछ इस तरीके से हमें समझ में आता है। अब बीटा डिके होने के पीछे की वजह क्या है, तो हम जरा चेक करते हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द बीटा डिके? तो रीजन बिहाइंड बीटा डिके इज वेरी सिंपल।
हमारे पास कभी भी जितने हमारे पास नॉन एलिमेंट्स है, इन नॉन एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ वी हैव न्यूट्रॉन्स एंड वी हैव प्रोटॉन्स। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एंड ये मेरे पास नंबर ऑफ आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास। और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है, अगर देखा जाए तो अगर यहाँ से मैं एक लाइन को आपके पास खींचता हूँ, ये लाइन आपके पास क्या इंडिकेट करती है, ये लाइन इंडिकेट करती है n इज इक्वल टू z। और ये हमारे पास वो एलिमेंट्स है जो कि स्टेबल है, ये हमारे पास रीजन ऑफ द स्टेबिलिटी है। ये सारे डॉट एक ना एक एलिमेंट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास वो एलिमेंट्स है जिनमें ऑलमोस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बात बराबर कह रहा हूँ, और ये सब स्टेबल है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो यहाँ पर आपके पास लाई कर देते हैं, वो यहाँ पर लाई कर रहे हैं आपके पास, और कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि आपके पास यहाँ कहीं पर लाई कर देते हैं। जो एलिमेंट्स यहाँ पर लाई कर रहे हैं उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, और जो यहाँ पे लाई कर रहे हैं द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स इज लेस देन द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। सारे प्रॉब्लम की जड़ यही है। हमारे पास दिस इज द रीजन ऑफ द स्टेबिलिटी, ये हमारे पास है रीजन ऑफ द स्टेबिलिटी। और हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अगर इस रीजन के अंदर आपके पास आ रहे हैं, वो इस रीजन के अंदर हमारे पास अगर पहुंच रहे हैं तो वो हमारे पास स्टेबल है, और अगर वो इस रीजन में नहीं है तो इसका मतलब वो आपके पास स्टेबल नहीं है। तो अब होगा क्या, मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर ज्यादा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास कम है, देखो समझना बच्चे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मेरे पास ज्यादा है और प्रोटॉन्स का नंबर कम है, तो न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ये n न्यूट्रॉन है और p प्रोटॉन है, और इससे हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ को एमिट होगा, जिसको आप बीटा पार्टिकल भी बोल देते हो, और इसके साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो, और मेरे पास यहाँ पर एक डिसइंटीग्रेशन एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाएगी। नाउ दिस इज द वे, यह हमारे पास कौन सा डिके है, नाउ दिस इज बीटा माइनस डिके। इस ये होता क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन आपके पास किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन के अंदर। न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोटॉन, तो हमारे पास ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक और नाम है विच इज नोन एज टू बी द बीटा पार्टिकल। इसको कई किताबों के अंदर बीटा पार्टिकल भी बोल देते हैं, एंड ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाती है, एंटी न्यूट्रिनो। ये हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो, और क्यों मेरे पास यहाँ पर क्या है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। ये हमारे पास न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोटॉन। साथ ही साथ अगर हमारे पास यहाँ पर देखा जाए कि मेरे लिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा यहाँ पर जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होता है, क्यों कन्वर्ट करना, ताकि वो स्टेबिलिटी के रीजन में आ सके। ये वाला एलिमेंट अपने आप को ऐसे एलिमेंट में कन्वर्ट करना चाहता है जहां पर n और z ऑलमोस्ट दोनों बराबर हो, रीजन ऑफ स्टेबिलिटी के अंदर आ सके। और इसके अंदर से ये अब मेरे पास एक पॉजिट्रॉन एमिट करेगा जो कि बीटा पार्टिकल का पॉजिटिव वर्जन है, न्यूट्रिनो, और मेरे पास डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। अब यहाँ पर ये मेरे पास है बीटा प्लस डिके। ये दोनों चीजें मुझे बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, बहुत अच्छे से मुझे क्लियर होनी चाहिए कि बीटा माइनस डिके क्या है और बीटा प्लस डिके क्या है। बीटा माइनस डिके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, और ये हमारे पास ये पहली ही आपके पास रिएक्शन है जिसमें एक्स ए जेड इज कन्वर्टेड इनटू वाई ए जेड प्लस वन, और इलेक्ट्रॉन निकला, एंटी न्यूट्रिनो निकला, और एनर्जी प्रोड्यूस हुई। और दूसरा मेरे पास बीटा प्लस डिके जहां पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारे पास एक्स ए जेड बीटा आपके पास प्लस डिके, डॉटर न्यूक्लियाई, पॉजिट्रॉन एमिट हुआ,
न्यूट्रिनो एमिट हुआ और साथ में एक एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पर एक एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। तो जो बीटा माइनस डीके है उसमें न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोटॉन, और जो बीटा प्लस डीके है उसमें प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू द न्यूट्रॉन। नंबर वन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपके पास न्यूट्रॉन को हम जानते हैं। सो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आएगी, व्हाट इज पॉजिट्रॉन। सो पॉजिट्रॉन इज anti particle of the electron. This is the anti-particle of the electron. ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। हमारे पास पॉजिट्रॉन का मास ऑफ द पॉजिट्रॉन, जो मास ऑफ द पॉजिट्रॉन है एग्जैक्टली इक्वल टू द मास ऑफ आपके पास यहां पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। दोनों का मास सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। हमारे पास पॉजिट्रॉन, जो आपके पास पॉजिट्रॉन है इसके पास पॉजिटिव ऑफ चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्पिन। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है हाफ। इलेक्ट्रॉन का स्पिन नंबर मेरे पास हाफ है, पॉजिट्रॉन का स्पिन नंबर मेरे पास यहाँ पर माइनस हाफ है। तो इसका हाफ है और ये मेरे पास यहाँ पर माइनस हाफ है। ये हुआ पॉजिट्रॉन। दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। सो हमारे पास व्हाट आर दी न्यूट्रिनोस, जो कि हमारे पास बीटा पार्टिकल में हमको मिलते हैं। तो न्यूट्रिनो हमारे पास एक ऐसे पार्टिकल है विच रेयरली, जो कि बड़ी मुश्किल से इंटरेक्ट विद द मैटर। दिस रेयरली इंटरेक्ट विद द मैटर, ये मैटर के साथ बड़ी मुश्किल से आपके पास इंटरेक्ट करते हैं। न्यूट्रिनो का हमारे पास अगर देखा जाए तो ये हमारे पास है चार्जलेस, तो ये हमारे पास चार्जलेस है। एंड आपके पास इनका जो रेस्ट मास है वो हमारे पास यहाँ पर जीरो, इनका रेस्ट मास हमारे पास जीरो। स्पिन नंबर हमारे पास न्यूट्रिनो का स्पिन नंबर है हाफ, और एंटी न्यूट्रिनो का स्पिन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हाफ स्पिन नंबर होता है। ये आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। तो न्यूट्रिनो हमारे पास, इसके पास कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं होता है और ये हमारे पास इंटरेक्ट भी नहीं करता है। हाउ कम, एक जिसको हम बोल सकते हैं कि हाउ कम साइंटिस्ट नो दैट देयर विल बी अ न्यूट्रिनो इन द बीटा डीके। ये बहुत बड़ी कहानी है, इसको हम ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूट्रिनो आया ही नहीं था हमारे पास, न्यूट्रिनो आया ही नहीं था। न्यूट्रिनो बच्चा हमारे पास बिल्कुल भी आपके पास समझ में आया ही नहीं था साइंटिस्टों को। लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम आई जिस प्रॉब्लम ने ये सोचने पे मजबूर किया कि हमारे पास बीटा डीके के अंदर आपके पास कोई ना कोई तीसरा पार्टिकल भी होना चाहिए। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और या फिर बोला जाए प्रोटॉन, जब आपके पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो तीसरा पार्टिकल भी कोई आना चाहिए। यह बड़ी सिंपल सी बात है, इसकी वजह हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि न्यूट्रॉन is converted into the proton with the emission of the electron, with the emission of the electron and anti neutrino, प्लस मेरे पास यहाँ पर Q अमाउंट की एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। प्लस मेरे पास यहाँ पर Q अमाउंट की आपके पास एनर्जी क्या होगी, आपके लिए रिलीज हो जाएगी। Q अमाउंट की एनर्जी हमारे पास यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो हमारे पास ये कैसे पता लगा कि यहाँ पर ये वाला पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, इसकी वजह बड़ी सिंपल सी है। हमारे पास यहाँ पर इसके बारे में पता लगा विद द हेल्प ऑफ द काइनेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ द बीटा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ द बीटा पार्टिकल। ये क्या चीज हुई, एक बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे पास जो क्यू एनर्जी आपके पास रिलीज हो रही है, यह हमारे पास दो पार्टिकल्स के पास जानी चाहिए, प्रोटॉन के पास या फिर मेरे पास इलेक्ट्रॉन के पास। इनके पास ये एनर्जी जानी चाहिए क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन का प्रोडक्ट है, तो ये इन दोनों के बीच में शेयर होनी चाहिए। और प्रोटॉन का मास मेरे पास हैवी है,
इसका मास हैवी है और इलेक्ट्रॉन का मास मेरे पास क्या है, लाइटर है। क्लियर होगी बात? तो ज्यादा एनर्जी किसको मिलनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन को आपके पास ज्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए। आपके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी यानी कि मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलनी चाहिए। लेकिन जब हमारे पास हमने इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बनाने की कोशिश की तो देखो क्या चीज पता लगती है। ये देखिए, हमारे पास यहाँ पर इसकी एनर्जी को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इसका कोई रफली ग्राफ ऐसा बना, ये बच्चा हमारे पास बना, और यहाँ पर मेरे पास नीचे आपके लिए क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी, जो कि, और यहाँ पर मेरे पास थे नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ द बीटा पार्टिकल्स। अब इस ग्राफ के अंदर प्रॉब्लम क्या आई, जरा चेक करते। मेरे पास यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स को बहुत मीडियम लेवल की एनर्जी मिल रही है। ये देखिए, बहुत मीडियम लेवल की एनर्जी मिल रही है। और जो मैक्सिमम एनर्जी है, क्योंकि अगर आप एक्स एक्सिस पे आगे जाओगे तो ये मैक्सिमम एनर्जी है, तो हमारे पास बहुत कम ऐसे बीटा पार्टिकल्स हैं जिनको मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है। ये जो एंड पोर्शन था, इसने साइंटिस्टों के दिमाग की बत्ती जला दी। ये जो हमारे पास यहाँ पर एंड या फिर बच्चे हमारे पास टेल एंड पार्ट था, इसकी वजह से साइंटिस्टों का दिमाग थोड़ा सा खराब होना स्टार्ट हुआ। बोले ये कैसे हो गया भाई? बोला गया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन एनर्जी लेके जा नहीं सकता, हैवी है, इलेक्ट्रॉन को मिल नहीं रही है, तो मैक्सिमम एनर्जी लेके कौन जा रहा है? ये बता रहा है बच्चा हमारे पास कि बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी मिल रही है तो फिर मैक्सिमम एनर्जी लेके कौन जा रहा है? मैक्सिमम एनर्जी प्रोटॉन लेके, समझ पा रहे हो ना, प्रोटॉन लेके नहीं जा सकता, मास हैवी है, इलेक्ट्रॉन को मिल नहीं रही है, तो फिर कौन लेके जा रहा है? तो जाकर साइंटिस्टों को पता लगा कि देयर शुड एग्जिस्ट अ पार्टिकल, देयर शुड एग्जिस्ट, मेरे पास एग्जिस्ट करना चाहिए बच्चा हमारे पास अनदर पार्टिकल, यहां पर कोई और पार्टिकल भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और उसको देखा गया वो चार्जलेस होना चाहिए, उसका रेस्ट मास जीरो होना चाहिए, वो इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। अब रोशनी हमारे साथ इंटरेक्ट कर जाती है तो रेडिएशन पर करती तो है ना, एनर्जी हमारे साथ इंटरेक्ट करती है, पर ऐसा पार्टिकल हमारे साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा था। तो साइंटिस्टों के लिए ये पूछना, ये बताना बड़ा मुश्किल हो गया था कि अगर ये मेरे पास इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तो ये जा कहाँ रहा है भाई, ये एनर्जी कौन लेके जा रहा है? तो फिर धीरे धीरे करके आपको पता है कि हमने अपनी कॉमन सेंस लगाते हैं। हम जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हम कई बारी जोड़ तोड़ से या कॉमन सेंस लगाकर ये इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि नहीं नहीं यार, इसको मिल नहीं सकती, ये ले नहीं रहा, तो गई कहाँ पर एनर्जी, शेयर कौन कर रहा है? तो उसने बोला अनदर पार्टिकल, जिसका नाम उन्होंने रख दिया न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो नाम पहले से था हमारे पास, याद रखना, न्यूट्रिनो नाम पहले से था। और एक स्टडीज ये भी कहती है, कहानी ये भी कहती है कि अगर कहा आपके पास कुछ ठीक ठाक रहता तो न्यूट्रॉन का नाम न्यूट्रिनो होना था, यानी कि ये नाम पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, तो उन्होंने इस पार्टिकल का नाम न्यूट्रिनो रख दिया। और कहानी क्या है बच्चे हमारे पास, कहानी सिर्फ इतनी सी है कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी किसको चाहिए? ए का एटम को। वो अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है, तो वो बच्चा हमारे पास एनर्जी को क्या कर देता है, हमारे पास इस तरीके से स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को या पॉजिट्रॉन को निकाल देता है, एमिट कर देता है। उसके साथ साथ न्यूट्रिनो भी निकलता है और मेरे पास एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। तो यह हमारे पास था बीटा डीके, और बीटा आपके पास प्लस डीके। तो मैं समराइज कर देता हूं कि मेरे पास मैंने कौन कौन से कल से आज तक डीके देखे हैं। एक मेरे पास है अल्फा डीके, जिसमें एक्स से जेड, आपके पास क्या आ जाता है ए एंड माइनस ऑफ 4, जेड माइनस ऑफ 2, प्लस बच्चा हमारे पास यहाँ पर He42, प्लस आपके पास एनर्जी रिलीज हो रही है। या फिर मेरे पास आ गया एक्स ए जेड, ये मेरे पास है बीटा माइनस डीके। तो मेरे पास यहाँ पर वाई, और ये एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा
Z+1 emission of the electron with the emission of anti neutrino plus disintegration energy। और या फिर मेरे पास एक्स ए जेड है और ये मेरे पास है बीटा प्लस डीके, यहाँ पर ए Z-1, यहाँ पर मेरे पास पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा प्लस न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन और इसमें क्या हो रहा है, प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू द न्यूट्रॉन। ये थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में बात रहेगी तो आप क्वेश्चन निकाल लोगे, और अगर ये बात नहीं रह पाएगी तो फिर क्वेश्चन निकाल नहीं पाओगे। एक और चीज है जो कि कभी कभी पूछ ली जाती है बच्चे हमारे पास, और वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्या होगी, बीटा माइनस डीके की और बीटा प्लस डीके की। तो हमारे पास अगर कभी भी कोई टीचर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी पूछता है, अगर मेरे पास कोई टीचर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी पूछता है, दिस इज द सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द मास ऑफ द सॉरी रिएक्टेंट्स मास ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय 931.5 MeV। तो रिएक्टेंट्स जैसे बच्चे हमारे पास ये वाला केस आ गया, हम अल्फा डिके का केस कल शाम को देख चुके थे। तो मेरे पास यहाँ पर मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, जैसे मैं बीटा आपके पास माइनस डिके के लिए कर रहा हूँ, तो मास ऑफ आपके पास x है माइनस ऑफ मास ऑफ y प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, माइनस साइन लगा देते हैं साथ में, एंड मल्टीप्लाइड बाय 931.5 आपके पास MeV। ये हमको पता होना चाहिए। लेकिन बीटा प्लस डीके में अब वो हम डिटेल के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब हमारे पास बीटा प्लस डीके होता है तो ये ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये बात ध्यान रखना, बीटा प्लस डीके में ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू 931.5 MeV। वेरी इंपॉर्टेंट। बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके में डिसइंटीग्रेशन एनर्जी अलग अलग ढंग से कैलकुलेट की जाती है। प्लीज इस बात को ध्यान में रखना, यहाँ पर मेरे पास ट्वाइस का फैक्टर आता है और बीटा माइनस डीके में ट्वाइस का फैक्टर नहीं आता। कई बार टीचर यही पूछ लेता है कि यार आप ये बता दो कि बीटा प्लस डीके हो रहा है तो आपके पास क्या होगा। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके का एक कॉम्पिटेटिव प्रोसेस भी है विच इज कॉल्ड द के कैप्चर। ये बच्चा हमारे पास के कैप्चर एक कॉम्पिटेटिव प्रोसेस है, मतलब कि इसके कंपटीशन में आ जाता है। बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके का कॉम्पिटेटिव पार्ट है। इसमें होता क्या है कि हैवी एटॉमिक नंबर वाले जो हमारे पास एटम्स होते हैं, उसके अंदर जो के शेल का आपके पास इलेक्ट्रॉन रहता है, जो मेरे पास यहाँ पर के शेल का आपके पास क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, उसके ऊपर काफी इमेंस क्या बढ़ जाता है बच्चा, हमारे पास प्रेशर बन जाता है। उसके ऊपर इमेंस प्रेशर किसकी वजह से, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करना चाहते हैं और न्यूट्रॉन उसको क्या करना चाहता है, एब्जॉर्ब करना चाहता है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करना चाहते हैं, इसको अंदर की तरफ धक्का देंगे, और हमारे पास ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसको पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अट्रैक्ट करना चाहता है। ठीक है, ये रिपेल करना चाहते हैं, ये अट्रैक्ट करना चाहता है, ये रिपेल करना चाहते हैं, ये अट्रैक्ट करना चाहता है। तो इसी दौरान इवेंचुअली याद रखना, इसी दौरान इवेंचुअली बच्चा हमारे पास होगा क्या, हमारे पास यहाँ पर द इलेक्ट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन इज, जो इलेक्ट्रॉन है इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय, द इलेक्ट्रॉन इज एब्जॉर्ब्ड बाय, जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये एब्जॉर्ब हो जाता है किससे बच्चे, आपके पास न्यूक्लियस से। ये इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे न्यूक्लियस क्या कर जाता है, एब्जॉर्ब कर जाता है। और जैसे बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो आपके पास Z के ऊपर फर्क पड़ जाएगा, तो आपका एक Z जो है बच्चे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाता है। दिस इज नोन एज टू बी द के कैप्चर। ये हैवी एटॉमिक नंबर के अंदर होता है, नॉर्मली नहीं होता। और जैसे बच्चे हमारे पास बीटा डीके होता है
वैसे बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये भी एक प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक नंबर जो होगा वो हमारे पास 1 से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे आपके पास एक्स ए जेड है, सो ये मेरे पास आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा वाई ए इंटू मेरे पास अब इलेक्ट्रॉन का एक नंबर कम Z-1 प्लस यहाँ पर न्यूट्रिनो प्लस बच्चे हमारे पास एनर्जी आपके पास यहाँ पर रिलीज हो जाएगी के कैप्चर। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत है। अब बच्चा बोलता है सर क्या दिक्कत है, देखो ध्यान से, बड़ा मजेदार कहानी है। अब यहाँ पर बच्चे हमारे पास एक और चीज हो सकती है, बताओ क्या। जैसे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसकी जगह लेने के लिए अब मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में बना देता हूं, तो ये मेरे पास के एल एम एन है बच्चे हमारे पास, है ना। तो ये मेरे पास के शेल का आपके पास इलेक्ट्रॉन है एल एम और एन। तो के शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन किसने एब्जॉर्ब कर लिया, हमारे पास अंदर वाले आपके पास न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, वैकेंसी होगी। अब ऊपर वाले बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस जगह को लेने के लिए आएंगे। ये बच्चा हमारे पास यहाँ से भी आ सकता है या फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर भी आ सकता है। और जब ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन हमारे पास के शेल की वैकेंसी के अंदर गिरेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक्सरे। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सरे प्रोड्यूस होगी। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाती है, एक्सरेस। तो जो एल से एम तक है वो हमारे पास के अल्फा, दिस इज के बीटा, और ये मेरे पास यहाँ पर के गामा टाइप की आपके पास एक्सरेस प्रोड्यूस हो जाती है। ये छोटी छोटी चीजें टीचर जो पूछता है कि क्या यहाँ पर एक्सरे प्रोड्यूस हो सकते हैं, हाँ बोलोगे हाँ बिल्कुल होगी, एक्सरे प्रोड्यूस हो जाएगी। और हमारे पास अगर टीचर बोलता है कि उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है अंडर रूट ऑफ एफ अंडर रूट ऑफ 3RC/4 और मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास यहाँ पर Z-1। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एक्सरे की, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास एक्सरे की, वेवलेंथ भी निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास एक्सरे। लेकिन कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। कहानी का बच्चा हमारे पास एक दूसरा पार्ट भी है, और वो पार्ट बच्चा हमारे पास ये है कि ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास कुछ इलेक्ट्रिकल शेल्स हैं बच्चा हमारे पास, ये हमारे पास एटम के शेल्स हैं, और मेरे पास ये के शेल है, एल है, एम है, और आपके पास एन है। और मेरे पास यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगी, और जैसे बच्चा हमारे पास वैकेंसी क्रिएट हुई, सपोज मान लेते हैं बच्चा हमारे पास कि यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को भरने के लिए आया, यहाँ से मेरे पास एक्सरे आपके पास निकली, और किसी दूसरे एम शेल के इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से नॉकआउट हो गया। समझ रहे हो ना कि पहले बच्चा हमारे पास एनर्जी एटम के बाहर आ रही थी, और सपोज कि इसी एक्सरे की एनर्जी को कोई एम शेल का, एन शेल का, एल शेल का इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड इनर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसको बच्चे हम यहां पर क्या बोल देते हैं, इनर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ दिस इज कॉल्ड द इनर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इतना बच्चा हमारे पास डेप्थ के अंदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना हम डेप्थ के अंदर जाते हैं बच्चे, हम इतना डेप्थ के अंदर जाकर चीजों को, क्योंकि अब ये आपके सीबीएसई के सिलेबस में तो है नहीं, पर नीट और जी में तो हमको इतना डेप्थ में जाकर सोचना पड़ता है कि अच्छा ये प्रोसेस हो सकते हैं, इसमें से अच्छा एक्सरे प्रोड्यूस हो सकती है। और अगर हमारे पास यहाँ पर इसी एनर्जी को कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो आपके पास नॉकआउट हो जाएगा। तो उस केस के अंदर बच्चे हमारे पास क्या होगा कि उसका इनर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर उसका आपके पास क्या हो जाएगा, इनर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, चलो आगे की तरफ देखते हैं। तो हमारे पास दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट स्टडी ऑफ द डीके प्रोसेसेस। अब थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं।
और क्वेश्चंस करके हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करते हैं बच्चे। चलो, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमारे पास है द हाफ लाइफ इज 10 मिनट। जो हाफ लाइफ है बच्चे आपके पास, द हाफ लाइफ ऑफ द मटेरियल इज 10 मिनट्स। द हाफ लाइफ ऑफ द मटेरियल इज 10 मिनट्स। हमारे पास 10 मिनट्स की आपके पास क्या आ जाती है, हाफ लाइफ आ जाती है। इफ अगर हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ द एटम्स अगर इनिशियल नंबर ऑफ द एटम्स इज 600, ये हमारे पास 600 के आसपास के एटम्स या न्यूक्लियाई है बच्चे। the time taken the time taken to disintegrate the time taken for the disintegration of 450 न्यूक्लियाई, यानी कि 450 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, और उसके अंदर कितना टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आया था 2018 में। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आया था 2018 में। क्वेश्चन करना कैसे है, बड़े ध्यान से समझना। मेरे पास n डिकेड अपॉन n नॉट इज 1 माइनस हाफ रेज टू पावर n, और n मेरे पास क्या है, टाइम गिवन अपॉन मेरे पास यहाँ पर हाफ लाइफ, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे टाइम गिवन निकालना। तो 450 अपॉन मेरे पास यहाँ पर 600 इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ रेज टू पावर n। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास 15 ती है, और 15 आपके पास 4 आ जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर हाफ रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, और हाफ रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1/4। इस वजह से मेरे पास n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इस वजह से n की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 2, और मेरे पास n की वैल्यू किसके बराबर होती है, द टाइम गिवन अपॉन हाफ लाइफ ये मेरे पास आ जाएगा 2। टाइम गिवन मुझे निकालना, और हाफ लाइफ कितने के बराबर है, ये 10 मिनट्स है, तो दिस इज 2। सो हमारे पास जो गिवन टाइम इंटरवल है इट इज इक्वल टू 20 मिनट्स। क्या मुश्किल है इस क्वेश्चन के अंदर, मुझे जो फॉर्मूला मैंने कल बताया था ये उसी फॉर्मूला, और ये 2018 का है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2004 साल पुराना क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन हम कर भी सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या चीज आ जाती है, इसके अंदर से हमारे पास यहाँ पर वी हैव द क्वेश्चन जिसमें हमारे पास बोला जाता है अ सर्टेन हमारे पास जो सर्टेन एलिमेंट x, एक सर्टेन एलिमेंट x है, हैज दी हाफ लाइफ, जिसकी हाफ लाइफ आपके पास कितने के बराबर है, 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर 9 ईयर्स। यह हमारे पास है, यह हमारे पास डिके हो जाता है आपके पास, इट डिकेस इनटू स्टेबल प्रोडक्ट वाई, इट डिकेस, यह हमारे पास डिके हो जाता है इनटू स्टेबल प्रोडक्ट वाई, यह हमारे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट वाई के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर देता है। हमारे पास इफ दी आपके पास सैंपल, अगर हमारे पास यहाँ पर सैंपल कंसिस्ट ऑफ x रेशो y, ये बच्चे 1:7 के अंदर आपके पास कन्वर्टेड है। द एज ऑफ द रॉक विल बी, तो आपके पास आपको बताना है कि जो रॉक है इसकी आपके पास एज कितने के बराबर होगी। जो हमारे पास रॉक है ये हमारे पास इसकी एज आपके पास किसके बराबर होगी, जरा चेक करते हैं बच्चे हमारे पास क्वेश्चन को करना कैसे देखते हैं। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन तो बड़ा सिंपल सा है, जरा चेक करते हैं। अ सर्टेन एलिमेंट x हैज अ हाफ लाइफ, तो हमारे पास क्या गिवन है, हाफ लाइफ। तो हमारे पास हाफ लाइफ है
विच इज 1.4 इंटू 10⁻⁹ आपके पास यहाँ पर ईयर्स। क्लियर होगी बात? हमारे पास ये x है जो अभी डिके नहीं हुआ, और y हमारे पास क्या है जो कि आपके पास डिके हो चुका है। ये बात पहले तो ध्यान से समझना। हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं एन एक्स अपॉन एन नॉट बोलूं तो ये हमारे पास हाफ रेज टू पावर एन। क्लियर है? और अगर मैं बोलूं डिके हो चुका है तो एन वाई अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 1 - हाफ रेज टू पावर एन। ये हमारे पास है। मेरी बात को ध्यान से समझना। अब मैं चाहूं तो मैं इनको आपस में कन्वर्ट कर सकता हूं, देख सकते हैं, हम इनको डिवाइड कर सकते हैं ताकि हम चीज़ों के बेटरमेंट की तरफ जा सकें। तो अगर मैं एन एक्स अपॉन एन नॉट और इसको डिवाइड कर दूं किसके साथ, एन वाई अपॉन एन नॉट के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू मेरे पास हाफ रेज टू पावर एन, एंड वी हैव 1 - आपके पास हाफ रेज टू पावर एन। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास यहाँ पर एन एक्स अपॉन एन वाई, देखते चलो बच्चे, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा। अगर मैं इनको डिवाइड भी कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर देखते हैं तो हाफ रेज टू पावर एन, और मेरे पास 1 - हाफ रेज टू पावर एन। अच्छा तरीका क्या है कि मैं हाफ रेज टू पावर एन को के मान लेता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो मेरे पास एन एक्स बाई एन वाई कितनी रेशियो दे रखी है, 1:7 है ना। और मैं इसको के मान लेता हूँ तो के डिवाइडेड बाई 1 - इसको अगर मैं आगे करूं तो 1 - इज इक्वल टू 7 के, है ना। अगर मैं इसको आगे करूं तो 1 इज इक्वल टू 8 के। तो मेरे पास के की वैल्यू किसके बराबर है, 1/8। और मैंने के को किसके बराबर ले रखा है, हाफ रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 1/8। एंड देयर फोर आपके पास एन की वैल्यू कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। एन की वैल्यू 3 के बराबर है। चलो अब काम हो गया खत्म। देखो कैसे, अगर एन की वैल्यू 3 है तो टाइम गिवन अपॉन मेरे पास हाफ लाइफ इज इक्वल टू, अब मेरे पास ये कितने के बराबर आ जाएगा, हाफ रेज टू पावर एन, जो कि आपके पास सॉरी जो एन है ये 3 के बराबर है। तो मेरे पास टाइम गिवन और हाफ लाइफ आपके पास 3 बार रिपीट होगी, तो 3 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁹ अब बच्चों को ये न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं, क्या मुश्किल है इसमें से, मुझे एक बात बताओ। और मेरे पास इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 2 और 1 तो 4.2 इंटू 10⁻⁴ आपके पास 9 आपके पास ईयर्स। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 2014 के अंदर पूछा गया था। क्या मुश्किल था? आई थिंक सो। हमारे पास लिमिटेड फॉर्मूले, ये वो चैप्टर है जिनके अंदर लीस्ट वर्कआउट करके मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। और जो हमारे पास मेजॉरिटी की जनता है, जो स्टूडेंट्स है, वो इन्हीं चैप्टर्स के अंदर गड़बड़ करती है। वो जुटे रहते हैं, वो कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रोटेशन ऑफ मोशन। बच्चों, उन बच्चों को वो चैलेंजिंग लगता है, नहीं नहीं सर बड़े मुश्किल क्वेश्चन है, फ्लूइड मैकेनिक्स, अरे सर याद ही नहीं हो पा रहा है। अब बच्चे वहां पर आप इतना एफर्ट लगा देते हो और उसके मुकाबले यहाँ पर एक तो समझ बड़ी जल्दी आ जाता है, क्वेश्चन जल्दी बड़े निकल जाते हैं, और क्वेश्चन में ज्यादा हेर फेर है ही नहीं है। क्वेश्चन का पैटर्न सेट है यहाँ पर। वहां पर तो रोटेशनल मोशन है और वहां पर आपके पास आप पढ़ के कुछ और जाओगे और टीचर वहां पर अपनी मर्जी से कोई भी सिस्टम सेटअप कर देगा, तो आप वहां पर हिला नहीं पाओगे क्वेश्चन को। बच्चा मुश्किल प्रॉब्लम की तरफ जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं करता है जो प्रॉब्लम वो होता है, अरे देख लेंगे, अरे ये तो बड़ा आसान है, ये शायद आएगा ही नहीं, क्या पता ये आ ही जाए, है ना। तो इस वजह से इसके ऊपर बड़ा ध्यान देना, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। हमारे पास मैं अगर आपको बताऊं, ये सेम क्वेश्चन जैसा भी मैंने कराया, ये सेम क्वेश्चन 2013 में भी आया था। यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2013 में भी आया था और 2014 में भी, दूसरे साल भी रिपीट हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहा था, तो उन्होंने दोबारा फिर डाल दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, द हाफ लाइफ ऑफ द हाफ लाइफ the half life of the radioactive element, the half life of the radioactive element,
द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 50 डेज। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, 50 डेज बच्चे आ जाता है। हमारे पास यहाँ पर द टाइम इंटरवल, अब देखो आपको टाइम इंटरवल निकालना है। द टाइम इंटरवल, आपके पास वो टाइम इंटरवल बिटवीन बिटवीन द बिटवीन द आपके पास इवेंट्स, बिटवीन द इवेंट्स व्हेन, जब बच्चे हमारे पास 2/3 ऑफ द एलिमेंट इज डिकेड, आपके पास 2/3 ऑफ द एलिमेंट इज डिकेड, आपके पास 2/3 एलिमेंट डिके हो चुका है, एंड 1/3 ऑफ द एलिमेंट इज डिकेड, 1/3 ऑफ द एलिमेंट इज डिकेड। जहां पर मेरे पास 1/3 ऑफ एलिमेंट आपके पास क्या हो चुका है, वो आपके पास डिके हो चुका है। और हाफ लाइफ कितने के बच्चे, 50 दिन की। तो 2/3 ऑफ द एलिमेंट इज डिकेड, मतलब 2/3, वही ऊपर वाला कि हमारे पास 2/3 डिके हो चुका है। और बच्चे हमारे पास दूसरी चीज है, जब हमारे पास 1/3 जो है बच्चे वो डिके हो चुका है, तो जरा सोच के देखो बच्चे कि 1/3 डिके हो चुका है तो सरवाइव कितना कर रहा है, और अगर 2/3 डिके हो रहा है तो हमारे पास सरवाइव आपके पास यहाँ पर कितना कर रहा है। तो इसको जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर कोई आपके पास एलिमेंट है ना, इसको हम ऐसा मान लेते हैं। तो इसके 3 हिस्से कर लिए, जैसे बच्चे ये हमारे पास आ गया 1/3, ये हमारे पास आ गया 2/3, और ये लास्ट का मेरे पास 1/3 है ना, 1/3 1/3 1/3, ये 1/3, दिस इज 1/3, और ये भी मेरे पास क्या आ गया 1/3। तो ये 1/3 है, ये हमारे पास 1/3 है, और ये हमारे पास यहाँ पर 1/3 है ना। तो हमारे पास वो बोल रहा है कि एक जब 1/3 आपके पास डिके हो गया है ना, और दूसरा बच्चा हमारे पास जब 2/3 आपके पास यहाँ पर डिके हो गया, इन दोनों केसेस के अंदर, इन दोनों ही सिचुएशंस के अंदर हमारे पास टाइम इंटरवल कितने का है। तो वही चीज है बच्चे हमारे पास, एंड 1/3 ऑफ इट हैड डिकेड। तो हमको यहाँ पर क्या बताना बच्चे, टाइम इंटरवल। तो अब जरा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, जरा सोचते। हमारे पास 50 दिन का क्या है बच्चे, आपके पास हाफ लाइफ है। मेरे पास दो चीजें हैं, या तो बच्चे हमारे पास नंबर ऑफ डिकेड जो आपके पास होती है, यह हमारे पास हो जाएगा n0 इंटू 1 माइनस ए की पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू आपके पास यहाँ पर टी, जहां पर हमारे पास हाफ लाइफ आपके पास किसके बराबर होती है, log टू द बेस ऑफ ए ऑफ 2 डिवाइडेड बाई मेरे पास लैम्डा होती है। ठीक, ये हमारे पास एक प्रोसीजर है बच्चों। चलो इसको थोड़ा अब दिमाग पे लगाते हैं। तो पहला टाइप, जब 1/3 डिके हो चुका है, तो हमारे पास यहाँ पर 1/3 ऑफ n0 इज इक्वल टू n0 इंटू मेरे पास यहाँ पर 1 माइनस ए की पावर माइनस। अब मेरे पास यहाँ पर आपके लिए हाफ लाइफ जो है बच्चे वो तो 50 दिन की दे रखी है, तो इससे लैम्डा हमारे पास आ जाएगा। तो मेरे पास लैम्डा आपके लिए कितने के बराबर आ जाएगा, log टू द बेस ऑफ ए ऑफ हमारे पास यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई मेरे पास यहाँ पर हाफ लाइफ मल्टीप्लाइड बाई आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये ऊपर न्यूमरेटर, ये T1 मेरे पास आ जाएगा। और आपके पास दूसरी चीज क्या आ जाएगी, दूसरी चीज है जब 2/3 आपके पास डिके हो चुके, तो मेरे पास यहाँ पे 2/3 ऑफ आपके पास n0 इज इक्वल टू n0 इंटू 1 माइनस ए की पावर माइनस ऑफ मेरे पास लैम्डा 1 इंटू T2। हम इसको बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है हमारे पास। तो मेरे पास यहाँ पर पहली इक्वेशन से आपके पास क्या आएगा, n0 से n0 कैंसिल, सो 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस ए की पावर माइनस लैम्डा इंटू आपके पास क्या आ जाएगा T1, और मेरे पास ए की पावर माइनस लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, और मेरे पास ए की पावर माइनस लैम्डा 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3। और इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर देखूं तो e की पावर माइनस लैम्डा T2 ये मुझे निकालना है, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 1/3। ये हमको कुछ इस तरीके से बच्चे ऐसे देखना है। अच्छा, इन दोनों को
आपस के अंदर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये मेरे पास पहली इक्वेशन से आया और ये मेरे पास आ गया सेकेंड इक्वेशन से। इन दोनों को हम आपस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप इनको आपस में डिवाइड कर दोगे तो e की पावर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर वी कैन राइट डाउन माइनस ऑफ लैम्डा इंटू T1 प्लस ऑफ लैम्डा इंटू आपके पास T2 और दिस विल बी इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। और मेरे पास यहाँ पर अब e की पावर, यहाँ पर मेरे पास लैम्डा कॉमन आ जाएगा एंड दिस इज T2 माइनस ऑफ T1 एंड दिस इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब दोनों साइड्स का हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, एंटी लॉग। अगर मैं एंटी लॉग ले लूँगा तो लैम्डा इंटू T2 माइनस ऑफ T1 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ऑफ e ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आपके पास आ जाएगा। सो दिस इज लॉग टू द बेस ऑफ e ऑफ आपके पास 2। अब लैम्डा, लैम्डा तो बच्चा हमें पता ही है क्योंकि हमने एक चीज पहले ही दिखा दी थी कि टी हाफ आपके पास किसके बराबर है, टी हाफ इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर था, लॉग टू द बेस ऑफ e ऑफ 2 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा की जगह मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, सो वी कैन राइट डाउन लॉग टू द बेस ऑफ e ऑफ 2 अपॉन मेरे पास हाफ लाइफ into T2 minus T1 and this is log to the base of e of 2। तो ये हमारे पास कैंसल, तो मेरे पास T2 माइनस T1 इज इक्वल टू हाफ लाइफ और इस वजह से इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 डेज, जो कि गिवन था। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 2012 में, क्वेश्चन इतने मुश्किल भी आ सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पास इतने मुश्किल भी आ सकते हैं, ये हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये हमारे पास 50 डेज के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन आया था 2011 के अंदर। अब देखो ये क्वेश्चन आप कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हमारे पास यहाँ पे टीचर बोल रहा है कि वी हैव द हाफ लाइफ, जो हमारे पास हाफ लाइफ है ऑफ द रॉक इज 50 ईयर्स, ऑफ द रॉक इज 50 ईयर्स, यानी कि 50 साल की हमारे पास यहाँ पर हाफ लाइफ है बच्चे आपके पास, ठीक। हमारे पास the x element is converted into the y element जो कि स्टेबल है and after some time, आफ्टर सम टाइम हमारे पास कुछ देर के बाद x रेशो y, ये हमारे पास है 1:15 है। हमारे पास x रेशो y किसके बराबर है, 1:15 के बराबर है। और मुझे क्या बताना है, द एज ऑफ द रॉक विल बी, the age of the rock will be, the age of the rock will be, हमारे पास जो एज है बच्चे आपके पास रॉक का, वो आपके पास क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द एज ऑफ द रॉक। तो ये क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं, जरा आप देखो, जरा इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं। ये हमारे पास बिल्कुल ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आया था, या देखो कि 1:7 है तो k अपॉन 1 माइनस के की वैल्यू हाफ रेज टू पावर n के बराबर, ये हमारे पास से वही क्वेश्चन आ गया। और ये क्वेश्चन अब कहाँ पर आया था, 2011 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन एक्स अपॉन एन वाई इज इक्वल टू के अपॉन 1 माइनस के, तो 1:15 इज इक्वल टू के अपॉन 1 माइनस ऑफ के। तो हमारे पास 1 माइनस ऑफ के इज इक्वल टू 15 के और 1 इज इक्वल टू 16 के और k इज इक्वल टू 1/16 और मेरे पास दिस इज अ हाफ रेज टू पावर 4। तो मेरे पास n की वैल्यू 4 और मेरे पास टाइम गिवन अपॉन हाफ लाइफ, ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, 4 एंड देयरफॉर द टाइम गिवन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय हाफ लाइफ। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय हाफ लाइफ जो कि आपके पास 50 ईयर है। तो हमारे पास यहाँ पर द एज ऑफ द रॉक इज 200 ईयर्स, ये हमारे पास एज ऑफ द रॉक किसके बराबर है, 200 ईयर्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ये क्वेश्चन 2011 में आया था।
इसमें बच्चा हमारे पास क्या बोला जाता है कि एन एलिमेंट, हमारे पास एक एलिमेंट है विच इज एक्स एम एन एमिट्स, ये एमिट करता है आपके पास टू बीटा माइनस पार्टिकल्स, टू बीटा माइनस पार्टिकल्स एंड वन अल्फा पार्टिकल, और एक अल्फा पार्टिकल को ये एमिट करता है। द रिजल्टिंग न्यूक्लियस विल बी, देखो द रिजल्टिंग न्यूक्लियस विल बी, जो आपका रिजल्टिंग न्यूक्लियस है ये हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन। हमारे पास जो रिजल्टिंग न्यूक्लियस है वो आप कैसे निकालोगे, तो बड़ी सिंपल सी चीज है, बीटा पार्टिकल से, याद रखना हमारे पास जो बीटा पार्टिकल्स है उसे एटॉमिक मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जैसे ये m है और ये n है, तो हमारे पास पहला बीटा माइनस, तो आपके पास मान लो y आ गया, मान लेते कि y आ गया, और हमारे पास y आ गया तो m रहा और n+1 आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक एंटी न्यूट्रिनो एनर्जी निकलेगी। हमारे पास y पे दोबारा फिर से आपके पास बीटा माइनस डीके होगा, तो अब ये z बन जाएगा, और ये m आपके पास m ही रहेगा, और n प्लस ऑफ अब क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें से दोबारा फिर से आपके पास एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्लस आपके पास एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी, दो बीटा हो गए, दो बीटा खत्म हो गए, और एक अल्फा, तो z और m और n माइनस ऑफ 2, तो n माइनस ऑफ 2 ये n है, ठीक, ये हमारे पास यहाँ पर n है, सो ये हमारे पास यहाँ पर n है, नाउ दिस इज n, और ये हमारे पास आ गया अल्फा, तो इसको z से कुछ k मान लो, तो k आ जाएगा m-4, ये n+2 था, तो n+2 -2, तो ये बच्चे हमारे पास n रह जाएगा, मेरी बात समझ पा रहे हो, तो ये हमारे पास m-4 और नीचे हमारे पास n रह जाएगा, एंड आपके पास यहाँ पर हीलियम पार्टिकल निकल जाएगा, प्लस आपके पास एनर्जी, सो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये कब पूछा गया था, 2011 के अंदर। तो हमारे पास क्वेश्चन तो बड़े इजी है, कुछ मुश्किल भी है, जैसा पिछला क्वेश्चन था वो अब होगा ही बच्चे उसी तरीके से, तो अब क्या कर सकते हो, वहां पर तो आपको टिके रहना पड़ेगा। चलिए, सो अभी के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक और चीज हुई है, कल हम इसको आगे की तरफ को कंटिन्यू करेंगे और बाकी की चीजें अंडरस्टैंड करेंगे।